नमस्कार। आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संस्थापन या निगमन के आधार पर कंपनी के प्रकार कि निगमन के हिसाब से कंपनी कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है वैधानिक कंपनी। तो वैधानिक कंपनी कौन सी होती है कि भारतीय संसद या राज्य सरकार द्वारा पारित किसी विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो जन सामान्य या लोक हित की सहायता के लिए यह सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है या निगमित की जाती है। तो ये जो कंपनी होती हैं ये विशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ कंपनी अधिनियम जो 2013 है उसके प्रावधानों के अनुसार असंगत नहीं होनी चाहिए और उसके द्वारा ही शासित होनी चाहिए। अब ये कंपनियाँ कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है या भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इस तरह की कंपनियाँ जो है वो वैधानिक कंपनी कहलाती है। और दूसरी अगर देखें तो पंजीकृत कंपनी यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी। तो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले भी अगर कोई कंपनी अधिनियम है तो उसके अंतर्गत ऐसी कंपनियां पंजीकृत होनी चाहिए। तो ये कंपनियां पंजीकृत कंपनियां कहलाती हैं। और पंजीकृत कंपनी जो होती है वो अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत होने के उपरांत कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा उसे एक पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है और उस प्रमाण पत्र के पश्चात ही ऐसी कंपनियां अस्तित्व में आती हैं। इन्हें पंजीकृत कंपनियां कहा जाता है। दूसरा देखते हैं कि दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार की दायित्व के हिसाब से कंपनियां कौन कौन सी होती हैं जिसमें दायित्व होता है। तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होती है। तो ऐसी कंपनी जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें उल्लेखित अंशों के मूल्य की सीमा तक बकाया राशि तक के लिए होता है। तो अतः अंशों द्वारा सीमित कंपनी के आशय ऐसी कंपनी से होता है जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए जो उन्होंने अंश ले रखे हैं उनकी राशि तक उनका दायित्व सीमित होता है। और कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को अंशों पर अगर बकाया राशि कोई होती है तो उसके भुगतान के लिए कंपनी के जीवन काल में या किसी भी समय कंपनी के समापन के समय भी बाध्य किया जा सकता है। यानी कि जो उसने अंश ले रखे हैं तो उनका दायित्व वहीं तक होता है जहाँ तक उनका अंश होता है। और उस अंश में अगर कोई बकाया राशि होती है तो उसके भुगतान के लिए कंपनी कभी भी उसे जमा कराने के लिए कह सकती है या कंपनी का जब समापन होता है उस समय भी बाध्य किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अगर 100 रुपये के अंश लिए गए हैं और उसकी एवज में सिर्फ उसने 75 रुपये का भुगतान किया है तो इस स्थिति में 25 रुपये का भुगतान करने के लिए वो दायित्वधीन रहेगा और कंपनी द्वारा किसी भी समय उसे उक्त राशि जमा कराने के लिए कहा जा सकता है, उसकी मांग की जा सकती है। दूसरा देखते हैं प्रत्याभूति या जमानत द्वारा सीमित कंपनी की। प्रत्याभूति या जमानत द्वारा सीमित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक ऐसी कंपनी होती है जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्रदान की गई सहमति तक की राशि जो कंपनी के सीमा नियम में उल्लेखित है तक सीमित रहता है। तो जो कंपनी के सदस्य है तो होते हैं उनके द्वारा प्रदान की गई सहमति होती है, सहमति के तौर पर जो प्रत्याभूति या जमानत की राशि कंपनी के जो समापन होता है कि समय एकत्रित करने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसी कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी के ऋण में सहमति राशि तक होता है कि जहाँ तक वो सहमति देते हैं कि हाँ इतना हिस्सा मेरा बनता है और मैं उसके लिए ज़मानत देता हूँ। तो जब भी कंपनी का समापन होता है तो उसे वो राशि देनी होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे क्लब हुआ, व्यापारिक संगठन हुआ, अनुसंधान केंद्र, सोसाइटी या फिर इस प्रकार की जो कंपनियां होती है ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो असीमित दायित्व की कंपनी जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है किसी व्यक्ति की, किसी सदस्य की। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की सीमा का कोई निर्धारण नहीं होता है, असीमित उनका दायित्व होता है। तो असीमित दायित्व कंपनी ऐसी कहलाती है। तो ऐसी कंपनी के सदस्य कंपनी के ऋण के लिए कंपनी में उसके अधिकार के अनुपात में
व्यक्तिगत रूप से ऋणी हो जाते हैं। साथ ही उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। इस तरह एक कंपनी की स्थापना अंश पूंजी के साथ या बिना अंश पूंजी के निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में की जा सकती है, कि कोई सी भी कंपनी हो सकती है, निजी कंपनी भी हो सकती है और सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है, जिसमें जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार की, अगर कितने सदस्य कंपनी में होते हैं उसके आधार पर क्या दायित्व होता है। तो सबसे पहले आती है सार्वजनिक कंपनी, यानी कि जो पब्लिक कंपनी होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद जो इसके अंतर्गत है 2 और इसका जो सब क्लॉज है वो 71 है, उसमें इसको परिभाषित किया है कि ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं होती वही सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। और दूसरा कि जो कंपनी अधिनियम है उसका सेक्शन 2013 उसका जो सेक्शन है 3(1) में इसको परिभाषित प्रावधान के अनुसार कम से कम 7 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति इसके वैधानिक उद्देश्य के लिए कंपनी में होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि उसमें कम से कम 7 व्यक्ति होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो कंपनी की जो धारा है 149 उसका 1 में लिखा है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के निर्देशक मंडल में कम से कम 3 निर्देशक डायरेक्टर का होना आवश्यक है। जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें 3 निर्देशक उसका होना आवश्यक है। फोर्थ इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम 3 सदस्य होते हैं। ये तो और इसके साथ साथ ही जो इसका अनुच्छेद 4(1)(a) है उसमें परिभाषित किया गया है कि सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। तो 4 कंडीशन इसकी हो गई कि सबसे पहले तो निजी कंपनी ना हो, दूसरा 7 सदस्य इसमें हो, तीसरा कम से कम 3 निर्देशक इसमें होने आवश्यक है, और चौथा उनके जो कंपनी का जो नाम होता है उसके अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है इसमें निजी कंपनी 2000 जो कंपनी अधिनियम है 2013 उसका अनुच्छेद या सेक्शन 268 है उसमें इसकी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे उसके पार्षद सीमा नियम यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके द्वारा निम्नलिखित कार्य करने के लिए उसे बनाया जाता है। कौन कौन से कार्य होते हैं? एक तो अंशों के स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध, कि वो अपने अंशों का जो स्थानांतरण नहीं कर सकता। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं करेगा, कि 200 मैक्सिमम उसकी सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा, अपने अंशों को ऋण पत्रों की खरीद के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकते, कि जनता को वो आमंत्रित नहीं करेंगे कि जो अपने अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उन्हें जनता के लिए वो इनवाइट नहीं करेंगे, जनता उसे खरीदे। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया अब नेक्स्ट देखते हैं एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण। एकल व्यक्ति कंपनी क्या होती है? तो इसके प्रावधान क्या है कि जो व्यक्ति एकल व्यक्ति कंपनी निर्मित करना चाहते हैं उसे अपने नाम का उल्लेख कंपनी के सीमा नियम में करना होगा। सबसे पहली कंडीशन यही है। तथा कंपनी जो कि रजिस्ट्रार है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में संबंधित अधिनियम में विहित सभी औपचारिकताएं उसने पूरी कर ली हों। तो ये दूसरी कंडीशन है। पहला ये था कि उसे जो अपना नाम है वो उल्लेख कंपनी के सीमा नियम में उसको नाम उल्लेख करना होगा, और दूसरा रजिस्ट्रेशन की सारी औपचारिकताएं उसने पूरी कर ली हों। थर्ड इसमें है कि सीमा नियम में उस व्यक्ति का नाम भी उसकी लिखित सहमति के साथ दर्शित करना होगा जो एकल व्यक्ति कंपनी बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में मृतक का स्थान लेगा। तो तीसरी कंडीशन यह है इसमें कि उसे उस व्यक्ति का नाम भी देना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कंपनी किसके नाम से जानी जाएगी। फिर फोर्थ है कि सहमति देने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है, कि जो व्यक्ति ये कहता है कि हाँ इसकी मृत्यु के बाद इसकी कंपनी को मैं चलाऊँगा, तो वो अपना नाम की सहमति देता है, तो वो चाहे तो उस सहमति को वापस ले सकता है और अपना नाम वापस ले सकता है। और नेक्स्ट है इसमें कि यदि एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण करने वाला व्यक्ति चाहे तो उसके द्वारा मृत्यु की दशा में मनोनीत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है, कि वो अगर चाहे तो जिस व्यक्ति को उसने पहले सहमति दी है कि इस व्यक्ति को मेरी मृत्यु के बाद कंपनी का चार्ज दिया जाए, मेरी कंपनी इसके नाम से जानी जाए,
तो उस व्यक्ति का नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी उसमें जोड़ सकता है। अब नेक्स्ट है कि ऐसे परिवर्तन के बारे में एकल व्यक्ति को रजिस्ट्रार कंपनी को सूचना देनी होगी। तो जहां वो चाहता है कि किसी और व्यक्ति को मैं इसके लिए नॉमिनेट करूं कि मेरी मृत्यु के बाद कौन कंपनी संभालेगा, तो अगर वो चेंज करता है तो उसकी सहमति वो कंपनी रजिस्ट्रार को ज़रूर देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।